हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप सर अपने ऑनलाइन क्लास जीएस विद संदीप सर में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। हम लोग भारत के अपवाह तंत्र का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत दो मुख्य नदियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन सी? सिंधु और गंगा। आज हम लोग तीसरी नदी को देखेंगे। वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग भारत के अपवाह क्षेत्र को या अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटे थे। पहला हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत। तो हिमालय के अपवाह तंत्र के अंतर्गत हम लोग सिंधु और गंगा नदी का अध्ययन कर चुके हैं। आज जो तीसरी महत्वपूर्ण नदी है ब्रह्मपुत्र, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोग अपने पास मैप रखे हैं तो उसको खोल लीजिएगा। तो जैसा कि पिछले क्लास अगर आप लोग किए होंगे तो मैं बताया था कि ये वाला जो एरिया है, इस मैप को देखिए, इसके जो भारत के ऊपर जो नेपाल है यहाँ पर, और नेपाल से ऊपर कौन सा देश है? चाइना, जिससे अभी हम लोगों का विवाद भी चल रहा है। तो इस चाइना वाले एरिया में एक और देश है, कौन सा? तिब्बत। और मैं आप लोगों को यही भी बताया था कि यहाँ पे क्या है? मानसरोवर लेक है तिब्बत में। यहाँ पे जब मैं आप लोगों को हिमालय पढ़ा रहा था तो मैं बताया था आप लोगों को कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय का ही विस्तार कहाँ पर हुआ है? तिब्बत में, कैलाश रेंज के रूप में। आप लोग जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ का क्या है? निवास स्थल है। तो ये जो कैलाश रेंज है, इसी पर क्या स्थित है? मानसरोवर लेक। क्या है? मानसरोवर लेक। और मानसरोवर लेक के पास ही क्या है? दो ग्लेशियर हैं। कौन कौन से ग्लेशियर हैं? एक ग्लेशियर कौन सा है? चेमाय युंगडुंग। चेमाय युंगडुंग। और इसी के पास एक और ग्लेशियर है, कौन सा? आंगसी। आंगसी ग्लेशियर है। तो आप लोग जानते होंगे जब इन्हीं ग्लेशियरों का क्या होता है? बर्फ पिघलता है तो वो पानी के रूप में किस में आता है? इसी मानसरोवर लेक से अब में आता है। और आप लोगों को मैं बताया था कि इस मानसरोवर लेक से तीन मुख्य नदियां निकलती हैं। एक कौन सी थी? सिंधु, जो यहाँ से आकर कहाँ पर? अरेबियन सी में गिरी थी। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन थी? सतलज, जो सिंधु में जाकर मिल जाती है। और तीसरी जो नदी निकलती है वो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। आज हम लोगों को इसी नदी के बारे में अध्ययन करना है। तो हम लोग देखते हैं कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये मानसरोवर लेक से निकलकर क्या होती है? इस तरह प्रवाहित होते हुए यहाँ अरुणाचल प्रदेश के पास आती है। अरुणाचल प्रदेश से असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश से फिर कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये कितने देशों में प्रवाहित हो रही है? चीन, भारत और बांग्लादेश, या तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। मुख्य रूप से किन किन देशों में प्रवाहित हो रही है? तिब्बत, चाहे तो इसी को चीन के अंतर्गत भी लिख सकते हैं, चीन, उसके बाद भारत और बांग्लादेश। तो देखिए, इस मानसरोवर लेक से जिस जलधारा का विकास होता है, तो देखिए ये जो मानसरोवर लेक से जिस जलधारा का विकास हो रहा है, उसको अलग अलग जगहों पर अलग अलग नामों से भी क्या किया जाता है? पुकारा जाता है। हम लोग जिस नदी तंत्र का अध्ययन कर रहे हैं ब्रह्मपुत्र, उसको ये जो जलधारा है, इसको मुख्य रूप से असम वाले क्षेत्र में ही क्या नाम दिया गया है? ब्रह्मपुत्र नाम दिया गया है। तो इस प्रकार पहले हम लोग इसके नाम पर ही चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका जो नाम है, तो
देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसके कई और नाम है, विविध नाम है। तो ये जो मानसरोवर से जिस जलधारा का विकास होता है इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। क्या कहते हैं, सांगपो कहते हैं। तो इसका एक और नाम क्या है, सांगपो। सांगपो कहाँ पर है, तिब्बत में। सांगपो कहाँ पर नाम है, तिब्बत में। इसके अलावा एक और नाम है, कौन सा, यारलुंग जांगबो। यारलुंग जांगबो, ये कहां पर नाम है, चीन में। चीन में इसी को किस नाम से जानते हैं, यारलुंग जांगबो नाम से पुकारते हैं। और अरुणाचल प्रदेश में, अब देखिए यहाँ से तिब्बत चाइना होते हुए भारत में इसकी एंट्री कहाँ पे होती है, अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको किस नाम से पुकारते हैं, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से पुकारते हैं, दिहांग। दिहांग, या एक और नाम है सियांग। सियांग। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां पर, असम। असम में इसे किस नाम से पुकारते हैं, ब्रह्मपुत्र के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद असम के बाद हम लोग कहां पे बढ़ते हैं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में इसे किस नाम से पुकारते हैं, जमुना के नाम से। बांग्लादेश में इसका क्या नाम पड़ जाता है, जमुना नाम पड़ जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है, कुल्लम। कुल्लम बुथूर। कुल्लम बुथूर। आप लोगों को पता होगा कि असम में एक जनजाति रहती है, कौन सी जनजाति है वो, बोडो। बोडो। बोडो लोग इसी नदी को क्या नाम दिए हैं, कुल्लम बुथूर। हालांकि आप लोगों के लिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये सब एग्जाम में पूछी गई हैं। जो ब्रह्मपुत्र के विविध नाम है कि ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहाँ पे कहा जाता है या किस नदी को सांगपो कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो तिब्बत में कहा जाता है, या यारलुंग जांगबो कहाँ पर कहा जाता है, चीन में कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे क्या कहा जाता है, दिहांग या सियांग कहा जाता है। असम में किस नाम से जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है। और इधर से कौन सी शाखा आती है, गंगा। गंगा की पद्मा शाखा। और ये दोनों फिर मिलकर क्या करती हैं, मेघना के रूप में जानी जाती हैं और सुंदरवन डेल्टा का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, जो हम लोग देख चुके हैं। अब आइए थोड़ा इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसके मैप को आप लोग यहाँ पर समझ लिए होंगे। अब इसी के विस्तार रूप को मैं थोड़ा बड़ा करके यहाँ पर बनाता हूँ, तो आप लोग यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगी, मानसरोवर लेक, और यहाँ पर इसका क्या नाम है, सांगपो। अब देखिए अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये ब्रह्मपुत्र नदी दो जगह यू टर्न ले रही है। एक यू टर्न कहाँ पे ले रही है, अरुणाचल प्रदेश में ले रही है, और दूसरा यू टर्न कहाँ पे लेती है, बांग्लादेश में लेती है। तो हम लोग देखते हैं कि ये यहाँ से हिमालय के पैरेलल समांतर बहती है, और उसके बाद जैसे ही यहाँ पे आप लोगों को पता होगा एक पर्वत श्रेणी है, कौन सी पर्वत श्रेणी है, नामचा बरवा। जब मैं माउंटेन पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे एक हिमालय की पर्वत चोटी है, कौन सी है, नामचा बरवा है। और यहाँ पर क्या है, अराकानियोमा श्रृंखला का विकास है। तो हम लोग देखते हैं कि जब ये नामचा बरवा के पास आती है तो ये क्या होती है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। नामचा बरवा की तरफ आकर ब्रह्मपुत्र की दिशा क्या होती है, दक्षिण की ओर हो जाती है।
ये दक्षिण की ओर क्यों होती है? दक्षिण की ओर इसलिए होती है क्योंकि हिमालय एवं अराकानयोमा, हिमालय और अराकानयोमा का जो है दक्षिणी नमन अक्ष के कारण होती है। जैसे मैं आप लोगों को क्या बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत जाके यूरेशियाई प्लेट से टकराया था। उससे पहले तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र तीनों नदियां आके कहाँ पे गिरती थी? टेथिस सी में गिरती थी। जब ये जाके टकराया तो यहाँ से इन नदियों की दिशा क्या हो गई? बदल गई। और जब नदियों की दिशा बदल गई तो ये क्या हो गई? हिमालय के पैरेलल बहने लगी। और जैसे ही इसे जिस दिशा में ढाल मिला और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ से लेकर अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में ये जो नामचा बरवा है, यहाँ पर ये क्या करती है? यू आकार का टर्न लेती है। ये यू आकार का टर्न लेती है तो आप लोगों को पता है कि यहाँ पे हिमालय माउंटेन का भी विकास हो रहा था। तो जब यहाँ पे हिमालय माउंटेन को काटती है तो आप लोगों को मैं बताया था कि जब नदी पर्वतों को काटती है तो क्या होता है? गार्ज और कैनियन का क्या होता है? विकास होता है। गार्ज क्या होता है? छोटा रूप होता है। और कैनियन क्या होता है? बड़ा रूप होता है। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही हम लोग मानसरोवर से आगे बढ़ते हैं तिब्बत होते हुए, तो चाइना में इस पर एक डैम भी बनाया गया है। चाइना में इस नदी पर, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, खासकर यहाँ पर एक डैम बनाया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है? जांगमू। क्या नाम दिया गया है? जांगमू डैम बनाया है चाइना। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर आते हैं हम लोग, तो यहाँ पर देखते हैं ये नदी क्या करती है? दिहांग गार्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? दिहांग गार्ज का। दिहांग गार्ज का क्या करती है? निर्माण करती है। दिहांग गार्ज को और क्या बोला जाता है? कोरबा गार्ज भी बोला जाता है। इसको और क्या नाम दिया गया है? कोरबा गार्ज भी कहा जाता है। इसके अलावा एक कैनियन का भी विकास करती है। वो कौन सा कैनियन है? यारलुंग सांगपो कैनियन। यहीं पर किसका निर्माण करती है? यारलुंग सांगपो कैनियन का क्या करती है? निर्माण करती है। उसके बाद यारलुंग सांगपो कैनियन का निर्माण करती है। कोरबा या दिहांग गार्ज का निर्माण करती है। और जब मैं पासेज आप लोगों को पढ़ा रहा था तो बताया था एक पास भी आप लोगों को। कौन सा? यांग्याप। इसी यांग्याप दर्रे से ही क्या होती है? ब्रह्मपुत्र नदी भारत में क्या करती है? एंट्री लेती है। जब भारत में एंट्री लेती है तो देखिए, जो ब्रह्मपुत्र नदी है अपने मुख्य रूप से 3 चीजों के लिए जानी जाती है। पहला, मार्ग परिवर्तन के लिए। किस चीज के लिए? मार्ग परिवर्तन के लिए, दिशा बदलने के लिए। दूसरा, अत्यधिक कटाव के लिए। तीसरा, अत्यधिक वेग के लिए। तो हम लोग देखते हैं यहां से तेजी से प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश से होके क्या होती है? असम में इसकी एंट्री होती है। तो यहां से क्या करती है? बहुत तेजी से जब पर्वतों से आती है तो अपने साथ बहुत अधिक अवसाद, गाद, मलबा ये सब बहा कर लाती है। और जैसे ही ये असम में इसकी एंट्री होती है, यहाँ पर इसका क्या है? कुछ वेग कम हो जाता है और ये अपने साथ जो अवसाद लाई रहती है वो यहाँ पर क्या करने लगती है? जमा करने लगती है। जैसे मान लीजिए कोई नदी है, यहाँ पे जलधाराएं प्रवाहित हो रही है इस नदी की, और यहाँ पे जब अवसाद जमा करने लगती है इस तरह अवसाद जमा करने लगती है, तो ऐसे में क्या होता है? नदी का जल इस तरह प्रवाहित होने लगता है। ऐसे में नदी क्या हो जाती है? गुम्फित मार्ग का निर्माण करती है। तो हम लोग देखते हैं कि असम वाले एरिया में गुम्फित मार्ग का भी क्या करती है?
निर्माण करती है और इन्हीं अवसादों के जमाव से इस नदी के बीच में कई द्वीपों का भी क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, जिसमें हम लोग कौन सा देखते हैं, मांजुली द्वीप, जिसमें किसको देखेंगे हम लोग, मांजुली द्वीप को देखते हैं, जो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मांजुली द्वीप, अब तो इसको जिला भी घोषित कर दिया गया है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो इसी ब्रह्मपुत्र नदी में असम में क्या है, स्थित है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जैसे इसकी यांग्याप दर्रे से एंट्री अरुणाचल प्रदेश में होती है, तो वहां पर अभी मैं बताया था किस नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और दिहांग जैसे ही पासी घाट से आगे बढ़ती है, उसको किस नाम से पुकारा जाने लगता है, ब्रह्मपुत्र नाम के नाम से पुकारा जाने लगता है, और बांग्लादेश में इसे पद्मा पुकारते हैं। अब जो हम लोगों के लिए अगला महत्वपूर्ण चीजें हैं, कुछ इसके ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, जो अक्सर एग्जामों में इनकी सहायक नदियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो इसमें आप लोग देखिए, दिशा का पहले निर्धारण कर लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी की दिशा क्या है, ऐसे आ रही है, इस तरफ प्रवाहित होकर आ रही कि नहीं आ रही है, इस तरह आ रही है। जब इस तरह आ रही है तो ये क्या हो गया, इसका दायां, ये क्या हो गया, दायां, और ये क्या हो गया, बायां। तो कुछ दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं और कुछ बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां हैं। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें दो मुख्य नदी आकर मिलती है, वो कौन कौन सी नदी है। एक है दिबांग, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं यहां पर, आप लोग लिख लीजिएगा। यहां पर ऐसे एक नदी आकर मिलती है इससे, और एक नदी ऐसे आकर मिलती है। तो हम लोग देखते हैं कि इससे दो नदियां आकर मिली। कौन कौन सी नदी आकर मिली, दिबांग, दिबांग और लोहित, दिबांग और लोहित। उसके बाद जैसे ही थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं हम लोग, तो एक नदी और आकर मिलती है यहाँ पर। कौन सी नदी है, बूढ़ी दिबांग, बूढ़ी दिबांग। अब यहाँ पर एक चीज आप लोग यहीं पर देख लीजिए, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में था। आप लोग देखेंगे यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया है, यहाँ पर एक ब्रिज का निर्माण किया गया। किस नदी पर किया गया है, लोहित नदी पर। तो लोहित नदी पर किस ब्रिज का निर्माण किया गया है, भूपेन हजारिका ब्रिज। किसका, भूपेन हजारिका ब्रिज, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, ढोला सदिया ब्रिज। किस नाम से जाना जाता है, ढोला सदिया ब्रिज। आप लोग जानते होंगे कि ये किसको किसको जोड़ता है, ढोला से सदिया को किसको किसको जोड़ रहा है, ढोला से सदिया को जोड़ता है, ढोला से सदिया को जोड़ता है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 9.15 किलोमीटर है। और ये भारत का क्या है, सबसे लंबा ब्रिज है। ये भारत का क्या है, सबसे लंबा ब्रिज है। भारत का सबसे लंबा ब्रिज। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, अगर पूछ दे किस नदी पर है और ब्रह्मपुत्र और लोहित दोनों ऑप्शन में रहेंगी, तो आप लोग किसको लगाएंगे, लोहित को लगाएंगे। अगर लोहित विकल्प में नहीं है तब किसको लगाएंगे आप लोग, ब्रह्मपुत्र को लगाएंगे। इसके अलावा भूपेन हजारिका का संबंध कहाँ से है,
ये असम के हैं और किस क्षेत्र से जुड़े थे? संगीत से जुड़े थे। इसके अलावा इनको भारत रत्न भी मिल चुका है और दादा साहब फाल्के पुरस्कार भी मिल चुका है, पद्मश्री भी मिल चुका है, पद्म विभूषण भी मिल चुका है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे गुवाहाटी में जो स्टेडियम था बारामती, उस बारामती स्टेडियम का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? भूपेन हजारिका स्टेडियम कर दिया गया है। उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ से बूढ़ी दिबांग से आप लोग जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि एक नदी और आकर मिलती है। वो नदी कौन सी है? धनश्री। कौन सी नदी आकर मिलती है? धनश्री। धनश्री नदी मिलती है। उसके बाद एक नदी और मिलती है, कौन सी? कपिली। ये सब लोहित, बूढ़ी दिबांग, धनश्री, कपिली, ये सब क्या है? इसकी बाएं लेफ्ट साइड की क्या है? सहायिका है। अब हम लोग इसके राइट साइड की सहायक नदियों को देख लेते हैं। तो राइट साइड में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन सी नदी आकर मिलती है? सुबनसिरी। यहां से एक नदी आकर मिलती है। ये कौन सी नदी है? सुबनसिरी। सुबनसिरी है। सुबनसिरी के बाद कौन सी नदी आके मिलती है? सुबनसिरी के बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सी नदी आकर मिलती है? कामेंग नदी। यहां से ऐसे कौन सी नदी आती है? कामेंग नदी। कामेंग के बाद कौन सी मिलती है? मानस। मानस के बाद संकोश। संकोश के बाद यहां देखेंगे आप लोग तो सिक्किम। सिक्किम में एक ग्लेशियर है, कौन सा? जेमू ग्लेशियर है। यहाँ पर सिक्किम में एक ग्लेशियर है जेमू, इससे एक नदी निकलती है और आकर क्या होती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। और कौन सी नदी है? तीस्ता। तो आप लोग देखेंगे यहां से कौन सी नदी आती है? तीस्ता। तीस्ता कहां से? सिक्किम से। सिक्किम से निकलती है किस ग्लेशियर से? जेमू ग्लेशियर से। जेमू ग्लेशियर से निकलकर रंगपुर के पास, कहां पर? रंगपुर के पास आकर क्या होती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि कौन सी? मणिपुर से एक नदी आती है बराक। बराक, ये भी किस में आकर मिल जाती है? ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां हैं, जिसमें से देखिए मानस, तीस्ता। तीस्ता आप लोगों को पता है पहले गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन 1787 के बाद इसकी दिशा क्या हो गई? बदल गई, क्योंकि इसमें भयंकर बाढ़ आई थी, जिसके कारण इसकी दिशा बदल गई और ये भी किसकी सहायक नदी हो गई है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हो गई है। तो तीस्ता, मानस, कामेंग, दिबांग, लोहित, कपिली, बराक, ये सब एग्जाम में पूछी गई हैं कि किसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ये सब अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें कुछ चीजें और बची हैं, उसको भी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए मैं बता दिया था आप लोगों को कि यहाँ पे कौन सा ब्रिज है? भूपेन हजारिका ब्रिज था। भूपेन हजारिका ब्रिज है। उसके बाद असम में एक और ब्रिज बनाया गया है। आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या है? डिब्रूगढ़ है और इधर क्या है? धेमाजी है। धेमाजी को डिब्रूगढ़ से मिलाने के लिए ब्रह्मपुत्र नदी पर एक ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम क्या है? बोगीबिल ब्रिज है। क्या है? बोगीबिल ब्रिज है। बोगीबिल। तो इसको यहां पर समझ लीजिए।
बोगी बिल ब्रिज। तो जो बोगी बिल पुल है ये कहां से है? धेमाजी, किसको किसको जोड़ता है? धेमाजी से किसको जोड़ता है? डिब्रूगढ़ को। आप लोगों को पता होगा डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर ही स्थित है। किस लिए प्रसिद्ध है? कमेंट कर कर बताइएगा आप लोग। तो हम लोग देखते हैं कि ये धेमाजी से किसको जोड़ता है? डिब्रूगढ़ को। और इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई टोटल कितनी है? 4.94 किलोमीटर है। इसका भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। इसकी विशेषता क्या है? किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ढोला सदिया किस पर था? लोहित नदी पर। बोगीबिल किस पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। ये भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क ब्रिज है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा रेल सह सड़क ब्रिज है। रेल सह सड़क ब्रिज है, मतलब रेल प्लस रोड दोनों है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा ब्रिज तो ढोला सदिया, और भारत का सबसे बड़ा रेल सह रोड ब्रिज तो कौन सा हो जाएगा? बोगीबिल ब्रिज। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किसको किसको जोड़ता है? धेमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? 4.94 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन कौन किया था? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए थे। कब किए थे? 25 दिसंबर 2018 को किए थे। इसके अलावा मांजुली के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं आप लोगों को कि असम में आकर क्या होती है, जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है? अवसाद जमा करने लगती है। जब अवसाद जमा करने लगती है तो इसकी जो धारा दो नदियों में क्या होती है? दो दिशाओं में बढ़ जाती है और बीच में इसी एक द्वीप का क्या कर रही है? निर्माण कर रही है। ये जो बीच में द्वीप का निर्माण करती है, कई द्वीपों का निर्माण करती है, जिसमें जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? मांजुली है। कौन सा द्वीप है? मांजुली द्वीप है। और आप लोगों को पता होगा इसे क्या घोषित कर दिया गया है? जिला घोषित कर दिया गया है। यह विश्व का क्या है? सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इससे पहले कौन था? मराजो था, जो अमेजन बेसिन में था, लेकिन उसमें बाढ़ आ गई जिसके कारण वो छोटा हो गया है। अब कौन सा है? हम लोगों का मांजुली द्वीप भी है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे इसे 2016 में जिला घोषित कर दिया गया है। और यहाँ पर दो जनजातियां भी रहती हैं, सोनवाल और देवरी। सोनवाल और देवरी दो जनजातियां भी रहती हैं। इसके अलावा इसमें, और ये कहां पर है? असम में। किस राज्य में है? असम में। इसके अलावा और एक चीज देख लेंगे आप लोग कि इसी में ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक और द्वीप है। कौन द्वीप है? मयूर द्वीप। ब्रह्मपुत्र नदी में ही एक और द्वीप है। कौन सा द्वीप है? मयूर द्वीप है। ये भी कहां पर है? असम में ही है। उसके बाद जब मैं गंगा पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया था कि इसकी एंट्री जमुना के नाम से किस देश में हुई? बांग्लादेश में। और इधर से कौन सी धारा आती है? पद्मा और ये जमुना। और ये पद्मा और जमुना, ये दोनों धाराएं कहां पर? लगभग चांदपुर। चांदपुर बांग्लादेश में है। मिलकर किस नाम से जानी जाती हैं? मेघना। और ये मेघना शाखा क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में डेल्टा का, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जो विश्व का क्या है? सबसे बड़ा डेल्टा है। इसके अलावा दो महत्वपूर्ण शहर गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर है। इसको भी लिख लीजिएगा आप लोग। इसके अलावा आप लोग देखेंगे तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज कर दे रहा हूं। देखिए, इसके अलावा आप लोग देखेंगे राष्ट्रीय जल मार्ग। राष्ट्रीय
जलमार्ग कौन सा? नेशनल वाटरवेज 2 कहां पर है? इसी ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ये भारत का क्या है? दूसरा सबसे बड़ा नेशनल वाटरवेज है। भारत का दूसरा लार्जेस्ट वाटरवे है, दूसरा सबसे बड़ा जलमार्ग है, नेशनल वाटरवेज है। पहला कौन सा है? आप लोगों को मैं बताया था, इलाहाबाद से हल्दिया गंगा नदी में है। यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 है, तो दूसरा सबसे बड़ा है। और कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां से कहां तक है? सादिया से धुबरी तक है। कहां से कहां तक है? सादिया से धुबरी तक है। लगभग 891 किलोमीटर क्या है? लंबा है। तो भारत का जो नेशनल वाटरवेज सेकेंड है वो कहां पर है? ब्रह्मपुत्र नदी में। कहां से कहां तक? सादिया से धुबरी तक। उसकी लंबाई कितनी है? 891 किलोमीटर। इसके अलावा आप लोगों को अभी मैं बताया था कि इसी की एक सहायक नदी कौन सी है? बराक, जहाँ पे सुरमा घाटी भी है। तो हम लोग देखते हैं कि जो बराक नदी है उसमें राष्ट्रीय जलमार्ग 6 का विकास किया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 नेशनल वाटरवेज 6 कहां पर है? बराक नदी में है। किस नदी में है? बराक नदी में। कहां से कहां तक है? लखीपुर से भंगा तक है। लखीपुर से भंगा तक है। इसकी लंबाई कितनी है? 121 किलोमीटर है। और ये क्या है? सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा वाटरवेज है। सबसे लंबा नेशनल वाटरवेज 1 राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 गंगा नदी में इलाहाबाद से हल्दिया तक। दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी तक। सबसे छोटा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 6 किस नदी में? बराक नदी में। कहां से कहां तक? लखीपुर से भंगा तक। कितनी इसकी लंबाई है? 121 किलोमीटर है। और यह क्या है? भारत का सबसे छोटा जो है जलमार्ग है। इसके अलावा सहायक नदियों को मैं अलग से फिर से लिख दे रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग साथ साथ उसको नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये कुछ नदियां हैं जो दाएं और बाएं तरफ से क्या करती हैं? ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। पहले मैं बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। मैप में ज्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, यहाँ पर बस नाम नोट कर लीजिए। हो सकता है मैप में एक आध नदी छूट गई हो। तो इसमें देखिए जो दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं उसमें पहली कौन सी है? सुबनसिरी है। सुबनसिरी को और क्या बोला जाता है? गोल्डन रिवर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गोल्डन रिवर बोला जाता है, गोल्डन नदी बोला जाता है। इसके अलावा ये सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगर पूछ दे आप लोगों से कि ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सुबनसिरी है। उसके बाद और कौन सी दूसरी सहायक नदी है? रंगा। तीसरी कामेंग या जियावरली। चौथी पगलादिया। पांचवी जो है मानस। और आप लोगों को पता होगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? यहीं पर स्थित है। और मानस राष्ट्रीय उद्यान क्या है? टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। इसके अलावा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भी शामिल किया गया है। उसको हम लोग जब इन्वायरमेंट पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे और अच्छे से। इसके अलावा जो मानस रिवर भी है ये भी याद रखिएगा आप लोग। छठी कौन सी नदी है? संकोश। छठी संकोश। संकोश नदी की क्या विशेषता है कि असम और वेस्ट बंगाल के मध्य क्या करती है? सीमा बनाती है। असम और वेस्ट बंगाल के मध्य क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। उसके बाद तीस्ता। तीस्ता के बारे में मैं आप लोगों को भी बताया हूं कि कहां से निकलती है? सिक्किम के जेमू ग्लेशियर से निकलती है। और जेमू ग्लेशियर से निकलकर बांग्लादेश में क्या होती है? ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। इस तीस्ता की भी एक सहायक नदी है।
कौन सी, रंजीता या रंगीता, रंगीता, ये किस लिए प्रसिद्ध है? खासकर इस नदी में क्या होता है, रिवर राफ्टिंग करते हैं लोग। ये नदी में क्या करते हैं, राफ्टिंग करते हैं लोग। आप लोग देखेंगे क्या होती है, इस तरह इस तरह इस तरह नदी है या इस तरह, तो ऐसे में क्या करते हैं, बोट लेकर ऊपर नीचे ऐसे जाने में क्या होती है, सहायक होती है। तो ये कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रंगीता किसकी सहायक नदी है, तीस्ता की है। उसके बाद बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में कौन कौन सी है, दिबांग, लोहित, लोहित मतलब खून की नदी, आप लोग जानते होंगे लोहित क्या है, खून का पर्यायवाची भी है, ब्लड का। इसके अलावा धनश्री और बराक, बराक नदी किस लिए प्रसिद्ध है, सुरमा घाटी के लिए भी। कभी कभी एग्जाम में पूछ देगा सुरमा घाटी किस नदी में है, तो बराक नदी घाटी के अंतर्गत वो आता है। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी किससे थी, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की थी। अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। साथ में अगर कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।